कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम हिंदी व्याकरण के संदर्भ में वाक्य शुद्धि या त्रुटि मार्जन पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए जो जरूरी संदर्भ है वो इस प्रकार है। वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। यदि वाक्य रचना निर्दोष हो तो वक्ता या लेखक का आशय श्रोता या पाठक को समझने में कठिनाई नहीं होती है। दोषपूर्ण वाक्य से आशय स्पष्ट नहीं हो पाता, अतः वाक्य रचना का निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य रचना में दोष अनेक कारणों से हो सकते हैं। यदि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, विभक्ति, शब्द क्रम आदि में कोई भी दोषपूर्ण हुआ तो वाक्य सदोष हो जाता है। शुद्ध वाक्य रचना के लिए व्याकरण ज्ञान परम आवश्यक है। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला, अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरा, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरा, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। चौथा, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पाँचवा, पदों की अनुपयुक्तता संबंधी अशुद्धियाँ। और छठा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें हम सबसे पहले अन्वित संबंधी अशुद्धियों के बारे में विचार कर रहे हैं। वाक्यों में पदों की एक रूपता, जैसे लिंग, वचन, पुरुष आदि के साथ क्रिया की भी अनुरूपता होनी चाहिए। हिंदी में पदों की क्रिया के साथ इसी अनुरूपता अर्थात अन्विति के कुछ विशेष नियम हैं। जैसे कर्ता क्रिया की अन्विति। इसमें पहला है, विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया सदा कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ हो तो सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया सदा कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ हो तो सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये कर्ता के अनुसार। लड़की पत्र पढ़ती है, यह भी कर्ता के अनुसार है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्म के अनुसार है। या लड़की ने पत्र पढ़ा, यह भी कर्म के अनुसार है। दूसरा, कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्ह सहित हों तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे प्रधानाचार्य ने अध्यापिका को बुलाया, नेताओं ने किसानों को समझाया। तीसरा है कि यदि समान लिंग के विभक्ति चिन्ह रहित अनेक कर्ता पद और से जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग की तथा बहुवचन में होती है। जैसे स्वाति, चित्रा और मधु आएंगी,
या डेविड, नीरज और असलम खेल रहे हैं। चौथा, या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। जैसे भाई या बहन आएगी, यानी जो अंतिम कर्ता है उसके अनुसार है। बहन या भाई आएंगे या भाई या बहन आएगी। विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता यदि और से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक, वृद्ध और नारी देख रहे थे। यदि कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के हों तो उनका क्रम होगा, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार बहुवचन में होगी। जैसे तुम गीता और मैं नाटक देखने चलेंगे। तुम विकास और मैं टेनिस खेलेंगे। सातवां है, कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में होगी। जैसे देखो कौन आया है। तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है। आठवां, आदर देने के लिए एक वचनकर्ता के लिए भी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माने जाते हैं। नौवां, संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के लिंग के अनुसार होता है। जैसे यदि वे लोग भिन्न भिन्न लिंग के हों तथा और से जुड़े हों तो संज्ञा सर्वनाम का लिंग प्रथम संबंधी के अनुसार होता है। जैसे मेरा बेटा और बेटी दिल्ली गए हैं, या मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, या तुम्हारे भाई और बहन आजकल क्या कर रहे हैं। ये अनियमित संबंधी त्रुटियां हैं और उसको हम कैसे ठीक ढंग से पढ़ सकते हैं। दूसरा है इसी में क्रिया और कर्म की अनियमिति। पहला, यदि कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो तथा कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा प्रयुक्त हुई हो तो क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग या अन्य पुरुष में होगी। जैसे उसे अथवा उसको पुस्तक पढ़ना नहीं आता, या तुम्हें या तुमको बात करने नहीं आता। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो अथवा कर्म की को विभक्ति प्रयुक्त नहीं हुई हो तो वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे श्याम ने पुस्तक पढ़ी या श्यामा ने क्षमा मांगी। तीसरा, यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक अप्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे राघव ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, या रमेश ने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी। चौथा, यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ प्रयुक्त हों तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे महेश ने गाय और बकरी मोल ली, या लक्ष्मण ने
दूध के लिए गाय और भैंस खरीदी। 5वां, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के एकाधिक अप्रत्यय कर्म प्रयुक्त हों तथा वे और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। जैसे रमेश ने चावल दाल और रोटी खाई, या सुरेश ने रोटी दाल और चावल खाया। तो यहाँ चावल दाल और रोटी जब आएगी तो खाई, और रोटी दाल और चावल आ गया तो खाया। और अगला है विशेषण और विशेष की अनुमिति। विशेषण का लिंग और वचन अपने विशेष के अनुसार होता है। जैसे यहाँ उदार और परिश्रमी लोग रहते हैं, या गोरे मुखड़े पर काला तिल अच्छा लगता है। दूसरा, यदि एक से अधिक विशेषण हों तब भी उपर्युक्त नियम का पालन होगा। जैसे वह गिरती उठती ऊंची ऊंची लहरों को निहारती रही। अब यहाँ गिरती उठती ऊंची ऊंची लहरों को निहारना, तो गिरती उठती ऊंची ऊंची लहरों को वह निहारती रही। या अनेक समास रहित विशेष्यों का विशेषण निकटवर्ती विशेष के अनुरूप होता है। जैसे भोले भाले बालक और बालिकाएं, या भोली भाली बालिकाएं और बालक। अंतिम इसका है सर्वनाम और संज्ञा की अनुमिति। पहला, सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग वचन का अनुसरण करता है जिसके स्थान पर वह आता है। जैसे मैंने सुमन को देखा, वह आ रही थी। या मैंने विजय को देखा, वह आ रहा था। दूसरा, आदर के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे दादाजी आए हैं, वे 1 महीना रुकेंगे। या कथावाचक व्यास जी आ चुके हैं, अब वे नियमित 15 दिन तक प्रवचन करेंगे। तीसरा, वर्ग का प्रतिनिधि के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, या शिक्षक ने कहा कि हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना है। अब अन्वित संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं? अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। जैसे हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। होनी के जगह पर होना होगा। क्या आप पढ़ लिए हैं? क्या आपने पढ़ लिया है? या क्या आप आ सकोगे? इसका शुद्ध वाक्य होगा क्या आप आ सकेंगे? प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए, यहाँ होगा शुद्ध वाक्य प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। अजय को, विजय को और संजय को कल मैंने साथ साथ देखा था। इसका सही वाक्य होगा मैंने अजय, विजय और संजय को कल साथ साथ देखा था।
यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठी थी। शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा, उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पति पत्नी आई हैं, यहाँ पति पत्नी आए हैं। शुद्ध वाक्य। उसका प्राण निकलने वाला है, तो उसका नहीं होगा, उसके प्राण निकलने वाले हैं। सुरेश को यह धोती पसंद आएगा। शुद्ध वाक्य होगा, सुरेश को यह धोती पसंद आएगी। या राम को रोता देखकर हनुमान की आंखों में भी आंसू आ गया। राम को रोता हुआ देखकर हनुमान की आंखों में भी आंसू आ गए। ये अनिवित संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। दूसरा है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य पदों और पदबंधों से बनता है। वाक्य के साचे में पदों का क्रम क्या क्रम हो, इसके कुछ निश्चित नियम है। जैसे पहला, प्रायः कर्ता पद वाक्य में सबसे पहले आता है और क्रियापद सबसे अंत में। जैसे भिखारी आ रहा है या सूर्योदय हो गया। दूसरा, संबोधन और विस्मय सूचक पद वाक्य के प्रारंभ में कर्ता से भी पहले आते हैं। जैसे अरे भिखारी आ रहा है या आह सूर्योदय हो गया। तीसरा, कर्मपद कर्ता और क्रियापदों के बीच रहता है। जैसे राजेश पाठ पढ़ाता है अथवा बच्चे ने गीत सुनाया। चौथा, संबंध कारक अपने संबंधी शब्द से पूर्व आता है। जैसे भिखारी के बच्चे ने रहीम का पद सुनाया या वह तुम्हारा नाम पूछ रहा था। फिर छठा है प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व आता है। जैसे कौन खड़ा है, कर्ता का प्रश्न। तुम क्या खा रही हो, कर्म का पर प्रश्न। या वह कैसे आया, ये रीति पर प्रश्न। छठा, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष सभी कारक कर्ता कर्म के बीच में आते हैं। एक से अधिक कारक रूप होने पर वे उल्टे क्रम से पहले अधिकरण रखे जाते हैं। जैसे मजदूर खेत में रहट से सिंचाई कर रहे थे या छात्र मैदान में अपने मित्रों के साथ हॉकी खेलने लगे। सातवां, पूर्वकालिक क्रिया या मुख्य क्रिया से पहले आती है। जैसे कल पढ़कर आइए या कल मुंह धोकर आना। आठवां, न या नहीं का प्रयोग निषेध के अर्थ में हो तो क्रिया से पूर्व, आग्रह के अर्थ में हो तो क्रिया के बाद होता है। जैसे मैं नहीं आऊँगा या तुम आओ ना। नौवां, पद क्रमों में महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के विभिन्न पदों में ऐसी तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए जिससे कि वाक्य द्वारा
अपेक्षित अर्थ स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखें, जैसे फल बच्चे को काट कर खिलाओ, या गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों का अर्थ अटपटा और हास्यास्पद है। इन वाक्यों का उचित क्रम होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसी प्रकार से अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य कैसे होगा? भगत सिंह का देश सदा आभारी रहेगा। तो शुद्ध वाक्य इसका होगा, देश भगत सिंह का सदा आभारी रहेगा। केवल यहाँ पर 4 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। गाय को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर काटकर गाय को खिलाओ। हमारे बैल इधर उधर भटकते हुए पड़ोसियों के खेत में जा पहुँचे। सही वाक्य होगा, इधर उधर भटकते हुए हमारे बैल पड़ोसियों के खेत में जा पहुँचे। एक फूलों की माला ले आइए। शुद्ध वाक्य होगा, फूलों की एक माला ले आइए। पुस्तकें ये किसकी हैं? इसका शुद्ध वाक्य होगा, ये पुस्तकें किसकी हैं? राधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लेते आना या ले आना। राधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक ले आना। उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाल दी। शुद्ध वाक्य होगा, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाल दी। कोई गांव का आदमी यह नहीं चाहता है। शुद्ध वाक्य होगा, गांव का कोई आदमी यह नहीं चाहता है। तीसरा है वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाच्य संबंधी अशुद्धियों से भाषा का सौहार्द नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की अशुद्धियों से अर्थ का अनर्थ होने का भय प्रायः कम ही रहता है। इस प्रकार की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली हैं। शुद्ध वाक्य होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई हैं। या प्रयोग के आधार पर अंग्रेजी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है या किया है। शुद्ध वाक्य होगा, प्रयोग के आधार पर अंग्रेजी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अध्यापक से संस्कृत पढ़ाई। यहाँ क्या है? अध्यापक से संस्कृत पढ़ी है। पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया। शुद्ध वाक्य होगा, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया। शुद्ध वाक्य होगा, अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया। डाकुओं ने चौकी लूटी गई। सही वाक्य होगा, डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई। मैं अमरूद खाया गया, मुझसे अमरूद खाया गया। अध्यापक ने कहा गया कि कल सभी छात्र पुस्तक न लाओ। सही वाक्य होगा, अध्यापक द्वारा कहा गया कि कल सभी छात्र पुस्तक न लाएं। विकास ने घर गया और सोया। शुद्ध वाक्य होगा, विकास घर गया और सोया। इसी प्रकार से सूतपुत्र नाटक की 4 अंकों में विभक्त किया गया है।
सही होगा, सूत पुत्र नाटक को 4 अंकों में विभक्त किया गया है। रचना के आधार पर वाक्यों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सही वाक्य होगा, रचना के आधार पर वाक्यों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ और पदों की अनुपयुक्तता संबंधी अशुद्धियाँ या संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, इसमें जो है इसके बारे में हम कल देखते हैं।